नहीं पता है कि क्या बात हुई होंगी, लेकिन कुल मिला के जिस विषय पे हमें बात करनी है वो विषय ये है कि हमें उन लोगों ने कुछ षड्यंत्र रचे हैं। सबसे पहले वो षड्यंत्र को समझना होगा। अगर चक्रव्यूह को नहीं समझेंगे तो चक्रव्यूह में घुस तो जाएंगे लेकिन अभिमन्यु की तरह मारे जाएंगे। इसलिए अगर चक्रव्यूह में सिर्फ घुसना नहीं है, तोड़ना है, तो समझना पड़ेगा कि चक्रव्यूह क्या है और उन्होंने क्या व्यवस्था आज बना दी है। अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो आपको 3 बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो आप खड़े कहाँ हैं। अगर आपको यही नहीं पता है, आपको आंख बंद करके कहीं भी छोड़ दे, आपको ये नहीं पता मैं कहाँ हूँ, तो आप कहीं भी कहे कि मुझे वहाँ जाना, जा ही नहीं सकते। सबसे पहले तो आपको अपनी वर्तमान स्थिति का पता होना चाहिए कि वर्तमान स्थिति में हम कहाँ खड़े हैं। दूसरा, आपको गंतव्य स्थान का पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। और तीसरा, उसकी रणनीति क्या होगी, रास्ता क्या होगा, उसके लिए हम गाड़ी से जाएंगे, पैदल जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, वो रणनीति तीसरा पार्ट आती है। तो सबसे पहले तो आज की व्यवस्था समझनी पड़ेगी कि हम आज की व्यवस्था में खड़े कहाँ पर हैं। कुछ लोगों ने ये जो षड्यंत्र चल रहा है, कुछ लोग इसको समझते हैं, दिखता नहीं है, क्योंकि इन लोगों को ये बात पता है कि अगर दिख जाएगा तो तोड़ दिया जाएगा। इनके भी पुराने अनुभव है। एक छोटी सी वो कहानी आती है कि एक बार एक व्यक्ति टोपी बेचता था। तो जब टोपी बेचता था तो रास्ते में जाके कहीं सो गया, तो वहाँ पे बंदर आए और बंदरों ने उसकी सारी टोपी उठा ली और पहन ली। अब उसने एक टोपी पहनी हुई थी तो उसने उस टोपी को फेंक दिया। बंदरों ने भी देख के उसको फेंक दिया। अब वो टोपी उठा के घर चला गया और अगली पीढ़ी में उसने अपने बेटे को बताया कि बेटा ऐसा ऐसा हुआ था। उसका बेटा भी ऐसे ही कभी जाने लगा और उसके साथ भी वही घटना घटी। बंदरों ने टोपी उठा ली और उसने टोपी फेंक दी नीचे, और बंदरों ने टोपी फेंकी नहीं अब की बार। तो उसने कहा बंदरों से कि भाई मेरे पापा ने तो बताया था कि ऐसे ऐसे होता है और बंदर तो ऐसे करते हैं, और मैंने टोपी फेंक दी तो तुमने ना फेंकी। बोला भाई तेरे बाप दादा ने बताया होगा तो हमारे बाप दादा ने तो कुछ बताया होगा। तो व्यवस्था ये है कि जो हम सोचते हैं कि षड्यंत्र वो रच रहे हैं, तो उन्होंने एक पीढ़ी से षड्यंत्र नहीं रचा। उनके बाप दादा एक एक चीज़ उनको बता के तैयार करके गए हैं। उनकी एक एक चीज़ की तैयारी होती है, ट्रेनिंग होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ जो क्रांतिकारी बनता है, जिसको समझ में आ गया वो बन गया, और फिर वो ऐसे घूमता है, 20-30 साल अनुभव लेता है, फिर कहता है अब अनुभव तो आ गया लेकिन उम्र हो गई है। तो हमें सबसे पहले तो इस व्यवस्था को उन युवाओं को जिनको परिवर्तन करना है, जो एक युवावस्था में से निकले हैं, उनको समझानी पड़ेगी कि ये व्यवस्था चल क्या रही है, तभी जाके एक लंबी लड़ाई खड़ी हो सकती है। तो ये व्यवस्था इन लोगों ने रची कब से है, क्या इनकी मान्यता है और क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। सवाल तो ये आता है ना, जब हम अच्छे लोग कभी किसी दूसरे को देखते हैं ना, तो हम लगता है जैसा हम करना चाहते हैं दुनिया वैसा ही करना चाहती है। तो हम ये सोचते हैं कोई क्यों षड्यंत्र रचेगा, कारण क्या है, सब बढ़िया तो चल रहा है यार, जैसे हम ऐसे ही लोग होंगे। लेकिन सवाल ये कि जैसे हम हैं वो वैसे नहीं है, क्योंकि उनका जो मन है या उनका जो एक विचार है वो बचपन से गलत दिशा में उनको धकेल दिया गया है। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी होता है ना, अगर कोई व्यक्ति को लगे कि ये विचार सही है, ऐसा नहीं कि उनको गलत लगता वो विचार, उनको लगता है ये विचार सही है, और उसी विचार को सही मानते हुए अपने पीढ़ी को वो विचार देते जा रहे हैं। ये कहानी कब से शुरू हुई, हजारों साल पहले का पुराण में इतिहास आता है कि यहाँ कुछ नागवंशी लोग रहते थे, और नागवंशी लोगों से हमारी बहुत लड़ाई हुई। उन लोगों को ऐसा लगता था कि हमें ईश्वर ने दुनिया पे शासन करने के लिए बनाया है, और ये जितने भी बाकी लोग हैं जो हमारे वंश से अलग हैं, इन पे शासन करना, और ईश्वर ने हमें पूरा अधिकार दे रखा है कि हम इनको मारें, काटें, खाएं, पिएं, कुछ करें, इनके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन लोगों का ये जो मत है, मान्यता है, इनको लगता है कि जब ईश्वर ने अधिकार दे दिए तो कुछ गलत नहीं है। इसलिए जब ये लाखों लोगों की हत्या भी करते हैं तो इनको कुछ महसूस नहीं होता है। जैसे कुछ अगर जो मांस खाते लोग हैं उनसे पूछो कि भाई एक मुर्गे को क्या सोच के खाते हो, तो कहते हैं हमें तो कुछ गलत नहीं लगता। जबकि अगर एक शाकाहारी आदमी से पूछोगे वो कहेगा यार बहुत बुरा है, मैं तो नहीं खा सकता। तो दो लोगों के विचार में अंतर आ जाता है। इसी तरह से ये जो एक लोग हैं
इन लोगों को हम एक तरह से मुर्गे या बकरे ही दिखाई देते हैं। ये कहते हैं क्या फर्क पड़ता है मार दिए तो, हमें तो अपना लक्ष्य सिद्ध करना है। तो उनका एक विचार है, उस विचार पे वो खड़े हैं। विचार क्या है कि हमें ही दुनिया में शासन करने के लिए ईश्वर ने भेजा है और हमें वो शासन स्थापित करना है। और हजारों सालों से ये इसका प्रयास कर रहे थे। कहीं कहीं उनकी सत्ताएं आई, मिस्र में सत्ता आई उनकी, मिस्र के बाद उनका इंग्लैंड में शासन हो गया 1000 ईस्वी के आसपास। 1000 ईस्वी के आसपास इंग्लैंड के जो मूल निवासी हैं वो कुछ अलग लोग थे, लेकिन जब ये लोग आए वहाँ पे शासन किया इन्होंने, तो जो शासक वर्ग है वो अलग रहा है इंग्लैंड का। और फिर 16वीं सदी के आसपास इन लोगों के पास एक खजाना मिल गया इनको। उससे पहले कोशिश करते थे, 3 तरह से गुलामी के इन्होंने प्रयत्न किए कि आदमी को गुलाम बनाने के क्या तरीके हैं। तो उन्होंने पाया 3 तरीके मुख्य हैं। एक तो डंडे के जोर पे, भाई डंडा लो और मारो, यानी सत्ता बनाओ, संगठन बनाओ, सेना इकट्ठी करो, जो विरोध में बोलो मारो। लेकिन उन्होंने देखा कि अगर हम डंडे के जोर पे लोगों को गुलाम बनाते हैं तो जैसे ही उनको लगता है कि भाई डंडा चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है, तो कुछ लोगों का स्वभाव है कि वो डरते नहीं हैं और लड़ाई के लिए खड़े हो जाते हैं। तो जब डंडे के जोर पे जो शासन इन लोगों ने कई बार करके देखा, वो लोगों ने उखाड़ फेंका। जैसे अभी मोदी भी डंडे के जोर पे करने लग गया था, तो किसान पूरा इकट्ठे हो गए और उसको झुका दिया। तो लोगों का स्वभाव है कि डंडे के जोर पर ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, वो डंडे से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उन्होंने सोचा दूसरा तरीका क्या है। तो दूसरा तरीका इनको लगा कि अगर हम पैसे से किसी को नियंत्रित कर ले, अगर एक व्यक्ति की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था तोड़ दी जाए और उस अर्थव्यवस्था में हम अपना हस्तक्षेप कर लें कि हमसे बिना पूछे ये नहीं कर पाएगा, तो कोई भी व्यक्ति अगर अलग होके कुछ करना चाहेगा, अगर अलग होके कुछ भी करना चाहेगा, तो उसकी अर्थव्यवस्था पे कब्जा हमारा है, तो हम उसको कहेंगे भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। तो व्यक्ति जब भूखा मरने लगेगा तो वो अपने आप सरेंडर कर देगा। दूसरा तरीका इन्होंने ये देखा, लेकिन इसमें भी उन्होंने एक छोटी सी कमी पाई। कमी क्या पाई कि अगर एक व्यक्ति गुलाम है, आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, तो व्यक्ति त्याग भी कर लेता है, कहता है चल यार कम खा लूंगा लेकिन गुलामी नहीं करूंगा। व्यक्ति वहां तक भी, उस श्रेणी तक भी पहुंच जाता है। बिल्कुल भूखा भी मरता हो तो कहेगा कि किसी से मांग लूंगा भाई, मांग के काम चला लूंगा। और जब कोई मांगेगा और बताएगा अपने विचार कि भाई ऐसे ऐसे है, इसलिए मैं गुलामी नहीं कर रहा, तो शायद कोई समाज में लोग देने के लिए तैयार हो जाए। उस गुलामी के विरुद्ध फिर भी ताकत बन जाती है। तो इन्होंने सोचा तीसरी तरह की गुलामी क्या है जिसमें लोग परमानेंट फंस जाएं। तो उन्होंने कहा तीसरे तरह की गुलामी मानसिक गुलामी। मानसिक गुलामी में आपको व्यक्ति को ना तो पैसा दे के कुछ करवाना पड़ता है, ना डंडे के जोर पे कुछ करवाना पड़ता है। उस आदमी के दिमाग में विचार ही ऐसे डाल दो कि दुनिया ऐसे चलती है और ये दिशा है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोग अपने आप उस चीज़ को सही मान के चलते रहेंगे, लोगों को खुद भी नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसमें उनके कम से कम वो लगती है ताकत, और विद्रोह होने के चांस तो खत्म ही हो जाते हैं, क्योंकि जो मानसिक गुलाम हो क्यों विद्रोह करेगा। अब पूरी यंत्र है, इन लोगों ने मानसिक रूप से गुलाम बना के टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, प्रचार प्रसार से लोगों को क्या समझा दिया कि एक बहुत ये बात डाल दिया आम आदमी के दिमाग में। तो जिसको जो बहुत टीवी देखता है वो बहुत ज़्यादा मानसिक गुलाम। कई जगह आप जाओगे, जितना शहरों में घुसोगे ना, वहाँ लोग ज़्यादा मास्क लगाते हैं, गाँव में कम लगाते हैं, क्योंकि गाँव में लोग टीवी टावी देखने का ज़्यादा वो शौक पालते नहीं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं सुन लेंगे। लेकिन शहरों में लोग टीवी के सामने बैठे रहते हैं और वही न्यूज़ चैनल जो इन लोगों ने बना रखे हैं, तो वो मानसिक गुलाम की एक पूरी पीढ़ी तैयार हो गई है। तो इन लोगों ने 3 तरह की गुलामी तैयार कर ली है। एक तो डंडे के जोर पर, जिसको राजनीतिक गुलामी कहते हैं, दूसरा आर्थिक गुलामी, तीसरा मानसिक गुलामी। और इनका जो उद्देश्य स्पष्ट है, ये कहते हैं कि दुनिया की जनसंख्या 750 करोड़ होने वाली है, या हो भी गई है, अभी 750 करोड़ से ज़्यादा ही लगा लो, 800 करोड़ होने वाली है। तो 800 करोड़ लोगों पर नियंत्रण करना, क्यों करना है? इतने ज़्यादा लोगों की आवश्यकता उनको महसूस नहीं होती। आप ही सोचिए, अगर आपको घर में 5 नौकर रखने हो और 50 लोग वहाँ काम कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे? यार 45 का क्या करें? 45 को आप कहेंगे हटाओ इनको, मुझे क्या मतलब, मैं क्यों जोर लूँ? तो वो कहते हैं ये धरती जो है हमारी है, और ये जो बाकी लोग हैं 800 करोड़, इसमें से 50 करोड़ हमें काम के रखने जो हमारी नौकरी कर सके, गुलामी कर सकें, और बाकी 750 करोड़ तो धरती पे बोझ है,
हमारी प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं, हमारे साधनों का बिना बात पे व्यर्थ कर रहे हैं, हमारे हैं, वो ये मानते हैं। तो इनको हटाओ, और हटाने की उनकी फिर रणनीति है। तो इनके दिमाग में जो ये भूत भरा हुआ है कि हम ही दुनिया पे शासन करेंगे और बाकी जो लोग हैं इनको हमें हटाना है, इसके लिए इन्होंने कई तरीके अपनाए हैं। सबसे बड़ा तरीका वही मानसिक गुलामी। आप किसी से जाके पूछ लो कई भी शहरों में कि भाई ये जनसंख्या का क्या खेल है, तो कहेंगे बहुत ज़्यादा हो गई है। हर कोई कहता बहुत ज़्यादा हो गई है, क्यों दिमाग में डाल दिया बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी कि कम होनी चाहिए। किसी से पूछ लो कि कम होनी चाहिए, हाँ भाई बिल्कुल कम होनी चाहिए। अपने घर से कितनों को कम करोगे? अरे हमारे से नहीं करेंगे, दूसरों के से कर लो भाई, है ना। अपने घर से कोई कम नहीं करना चाहता, पर दूसरों के घर से कम कर लो। दिमाग में मानसिक गुलामी भर दी गई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन लोगों को अगर हमें हराना है तो इन्होंने जो चक्रव्यूह रचा है वो पैसे बनाने की ताकत इनके पास आ गई है। जैसे आप ये सोचो कि अगर मैं अकेला कुछ काम करूं और एक मेरे साथ काम करने वाले 1000 लोग हों, तो काम जल्दी कब होगा? अकेले करने से होगा, 1000 लोगों के करने से होगा? 1000। लेकिन वो 1000 लोग मेरे लिए काम क्यों करेंगे भाई? डंडे के जोर पर देख लिया, विद्रोह हो जाता, नहीं करते हैं। मानसिक गुलामी में, और दूसरा आर्थिक, सिर्फ मानसिक से भी नहीं चलता, है ना। तो इन्होंने देखा कि अगर मैं 1000 लोगों को पैसा दे दूं तो करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। उसको अगर वो विचार से सहमत ना हो तो भी करेंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि पैसा कहां से आए, वो ताकत कहां से आए, तो इन्होंने 16वीं सदी 17वीं सदी के आसपास 1650 के आसपास इनको एक खजाना लग गया। खजाना क्या लग गया कि पेपर जो है, उससे पहले बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं होता था। कभी चीन में आया था पेपर, हजार ईस्वी के आसपास या 1200 के आसपास पेपर चलता था चीन में। तो इन्होंने देखा कि सोना, ये सुनार थे कि हमारे पास लोग सोना जमा करते हैं कि जो जमा कर दो, और पहले फीस लेते थे जमा करने की कि भाई जमा करोगे तो जमा करने का फीस लेंगे, हम सुरक्षा करेंगे, ये करेंगे। इन्होंने देखा कि पेपर एक चीज़ आ गई है, इन्होंने पेपर पे लिख के देना शुरू कर दिया कि मैं धारक को, मान लो किसी ने 1 तोला सोना रखा, 1 तोला सोना देने का वचन अदा करता हूँ, और इसको बंद कर दो, मैं 1 तोला सोना देने का वचन अदा करता हूँ। अब वो कागज़ दे दिया। अब लोगों ने क्या किया, मेरा सोना उस सुनार के पास जमा है, अब मुझे आपसे कोई सामान खरीदना है, मैंने कह दिया देख भाई उस सुनार के पास है, ये रसीद है, तू एक काम कर इसमें मुझे दे दे कोई सामान। तो उसने उसी रसीद को पैसे के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया, वो कागज पैसा बन गया। सोना अभी भी सुनार के पास रखा है, वो रसीद चलने लगी। अब सुनार ने एक बात देखी कि भाई रसीद चल रही है, ये तो बड़ा ही बढ़िया काम है, ये तो मतलब कि चमत्कार हो गया, रसीद ही चलने लगी। तो उसने क्या कहा कि कितनी बना सकता हूं? उसने देखा एक टाइम पे 10% से ज्यादा लोग पैसा निकलवाने नहीं आते हैं, यानी कि अगर मैं इसकी 10 गुना रसीद काट दूं तो यार मौज ही मौज है। तो सुनार ने क्या किया कि जो भी सोना जमा कराने आए, एक रसीद तो उसको दे दी ओरिजिनल कि भाई तेरा सोना जमा है, और उसने कह दिया भाई यहाँ पे लोन बढ़ता है, लेकिन लोन मिलेगा रसीद में। किस में मिलेगा? रसीद में मिलेगा। तो उसने 9 गुना यानी 9 तोला की रसीद काट के डाल दी। 1 तोला रखा है लेकिन रसीद घूम रही है 10 तोले की, और अब 9 तोला जो उसने अतिरिक्त लोगों को कर्ज पे बांटा है, उस पे आप मान के चलो कि उसने अगर 6% भी ब्याज लिया तो ब्याज हो गया 9 गुना में 6, 54% ब्याज हो गया। यानी 2 साल में जितना भी सोना इनके पास रख दोगे सारा इनका हो जाना है। ये सिस्टम बना लिया। अब इन्होंने सोचा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सोना कैसे जमा करें। जो पहले फीस लेते थे अब बोले भाई तुम्हें मिलेगा, जमा तो कराओ, क्योंकि इनको पता था भाई हम हमारे पास जमा कराएंगे, ज़्यादा सोना होगा तो ज़्यादा कर्ज बांटेंगे, ज़्यादा कर्ज बांटेंगे तो ज़्यादा मुनाफा। सारा सोना इनका होना, जितना जमा करा देंगे सारा इनका 2 साल के अंदर। अब इन्होंने जो व्यवस्था बनाई तो ये पैसे बनाने की ताकत आ गई इनके पास। अब जब जिसके पास पैसे बनाने की ताकत और पैसा घूम रहा है, तो अब इन्होंने शुरू किया दुनिया की सरकारों पे कब्जा करना। दुनिया की सारी सरकारों को इन्होंने, राष्ट्रपतियों को सेट कर दिया, या तो पैसा दे के भाई तू चुनाव लड़ना है, बता कितना चाहिए, काम मेरे हिसाब से करेगा, ठीक है भाई।
तो इन्होंने पूरी दुनिया की सारी सरकारें अपने कब्जे में कर ली धीरे 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 धीरे, और जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इनके विरुद्ध गया उनकी हत्या करवा दी। जो कह रहा था ना भाई पैसे सरकार छापेगी, सरकार बनाएगी, तुम कौन होते बनाने वाले, उनको इन्होंने निमिटवा दिया। अब जब इनके पास पैसे बनाने की पूरी ताकत आ गई तो आप समझो कि अब इन्होंने कहा कि भाई युद्ध करवाते हैं, क्योंकि युद्ध करवाने में सबसे ज़्यादा मुनाफा है। क्योंकि लोग वैसे तो कर्ज लेते नहीं है, सबसे आसान कर्ज बांटना है सरकार को। क्यों बांटना है? क्योंकि सरकार एक तो लोगों को लट मार के पैसा इकट्ठा करके पहले ब्याज चुकाएगी। आदमी तो मना कर देगा भाई मैं नहीं देता, मेरे पास नहीं है, लेकिन सरकार थोड़ी ना मना करेगी। सरकार तो कहेगी भाई चाहे कितना ही टैक्स लगाओ, इसको पैसा देना पड़ेगा। और वो पैसा किस चीज का है? हवा में बनाया हुआ नकली पैसा। सरकार खुद बना दे तो कोई ब्याज नहीं देना, लेकिन इन लोगों ने बना के वो सरकार को देना शुरू कर दिया। और सरकार पैसा क्यों लेगी? एक तो भाई उनको बताओ कि विकास करना है, यहाँ ये बनाना है, वो करना है, ये करना है। तो एक तो वो कारण है कि भाई यहाँ पे विकास का काम होना है, यहाँ पे ये तालाब बनना है, यहाँ पे बिल्डिंग बननी है। दूसरा, युद्ध करा दो तो सरकार सोचती नहीं है, क्योंकि युद्ध के समय में आप ही सोचो आपकी लड़ाई हो जाए और आपको पैसे मांगने हो, कहे भाई 10% नहीं 20% पे ब्याज देंगे, तो आप क्या मना कर दोगे? वो कहेंगे यार मरते क्या ना करते, भाई ले लो 20 पे ले लो। तो सारी सरकारों ने ये युद्ध जब होता है तो सरकारों को ये खूब कर्ज बांटते हैं हवा में बना के, और उस पर ब्याज वसूलते हैं बाद में। तो धीरे धीरे करके इन्होंने पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ संभव हो सकता था वहाँ वहाँ युद्ध कराए। विश्व युद्ध पहला इन्होंने कराया, दूसरा इन्होंने कराया। अब जब युद्ध हुए और बहुत ज़्यादा पैसा बट गया, अब इनको लगा कि इतना तो सोना भी नहीं है भाई, हम तो 10 गुना बना पा रहे हैं, अब क्या करें? क्योंकि सोना अगर दुनिया में जितना है, एक बार इनका हो गया और कोई जमा कर नहीं रहा है, क्योंकि सोना ऐसे तो नहीं कि कहीं से भी निकालना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर और ज़्यादा कर्ज बांटना क्या करें? तो उन्होंने कह दिया भाई अब से सोने के आधार पर नहीं छपेगा, अब ऐसे ही छपेगा, जितना लोग ले लेंगे, जितना सरकारें ले लेंगी उतना हवा में बना देंगे। अब बनाने का तरीका भी बदल गया। अब ये विश्व युद्ध दूसरे के बाद अब ये सिस्टम जो आ गया वो लिखित का कंप्यूटर में भी आ गया, धीरे धीरे कंप्यूटर भी बनने लगे। तो अब जो पैसा पहले इनको छापना पड़ता था, अब ये सिर्फ खातों में लिखते हैं, और खातों में भी कहाँ? कंप्यूटर के अंदर है। आपका एक रिकॉर्ड है, उसमें लिख देंगे भाई आपके खाते में 1 लाख रुपया है या 1 करोड़ रुपया है। वो कहाँ से आया पैसा? इन्होंने बना रखा है। आप जब भी बैंक में लोन लेने जाओगे, जो सुना रहे उन्होंने अपना नाम बैंक कर दिया। बैंक का मतलब होता है विश्वास, जो अंग्रेजी होती है उस बैंक का मतलब था विश्वास। तो इन्होंने कहा कि हम पे विश्वास करो, तो इन्होंने जो नाम रखा है इसका बैंक ही रख दिया कि विश्वास, हिंदी में बात करें तो इन्होंने जो बैंक बनाए, अब बैंक में क्या है कि कितना भी कर्ज बांट सकते हैं और कितना भी पैसा बना सकते हैं हवा में, कितना भी, जितना चाहे, एक के पीछे जितनी जीरो लगवा लो उतना पैसा। अब एक बात बताओ, आपके पास अगर एक के पीछे जितनी भी जीरो लगाने की ताकत आ जाए, तो ये बताओ देश का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करेगा? अगर आप बेवकूफ़ ही हो, पागल ही हो, लेकिन बेवकूफ़ होते तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अरे समझदार हो तो देश का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता जनता नियुक्त कर दे? सोच भी कैसे सकती है जनता जिसके पास इतना पैसा है? भाई खेल सारा राजनीति पैसे पे चलती है, आप सब समझते होंगे, जानते होंगे, देखते होंगे। ठीक है, जनता में विश्वास बनाने की अलग बात है, आपस में लड़ाई की अलग बात है इनकी, लेकिन सबका मालिक एक ही है। ये कहता है केजरीवाल को पैसा चाहिए, भाई हम देंगे, तू सरकार बना। मोदी को चाहिए, हम देंगे। कांग्रेस को चाहिए, हम देंगे। और तुम में से कोई कहोगे भाई मुझे भी लड़ना चुनाव और तुम्हारे हिसाब से काम करूंगा, बस सही आदमी से मिल लो, वो कहेगा भाई क्या दिक्कत है, हवा में बनता है, एक के पीछे जीरो ही तो लगानी है, बता कितना चाहिए। तो ये हवा में पैसे बनाते हैं, और हवा में पैसे बनाने की ताकत आने के साथ साथ इन्होंने पूरी दुनिया के राजनीति पे कब्जा कर लिया। अब जब एक बार कब्जा हो गया तो अलग अलग चीज में, सिर्फ बैंक नहीं, अलग अलग चीज में इन्होंने अपना वो स्थापित कर दिया। क्योंकि जब मुझे पैसा देने की ताकत है कि कहाँ पैसा दूं, तो मैं दूसरे को क्यों दूं, अपने आदमी को दूंगा ना। मैं कहूंगा भाई तू एक फैक्ट्री लगा ले पैसा, इसमें इतना शेयर मेरा।
इन्वेस्टमेंट कर लो स्टॉक मार्केट में, अपने हिसाब से लगाऊंगा। और जब स्टॉक मार्केट में कौन सा शेयर ऊपर जाना है ये तय होता है कि डिमांड कितनी है। मैं पैसा दे दूंगा भाई इसकी डिमांड बढ़ाओ, तो उसकी डिमांड बढ़ गई, शेयर बढ़ गए। कल को मुझे लगेगा इसको शेयर को गिराना है, तो मैंने अपने सारे शेयर निकाल लिए और पैसा देना कम कर दिया। जब पैसा देना कम कर दिया तो शेयर गिर जाएगा। गिरने में भी फायदा होता है। स्टॉक मार्केट को जो लोग समझते हैं वो जुआ है। जिस तरह से घोड़ों का होता है ना, घोड़ों की दौड़ में कौन जीता, भाई इस घोड़े पे लगा दिया, ये इस पे। स्टॉक मार्केट कुछ उसमें वो नहीं है, बस जुआ खेला जाता है कि शेयर बढ़ेगा या घटेगा, इतना ही है बस। तो जिसको पता है कि शेयर बढ़ेगा, क्योंकि उसको ही तो बढ़वाना है, वो फायदे में रहेगा नहीं रहेगा। और जिसको पता है शेयर घटवाना है, वो भी फायदे में रहेगा। तो इनको पता है कब तो मंदी आएगी और कब महंगाई। जो महंगाई हम सोचते हैं महंगाई आ गई, भाई महंगाई ये कहाँ से लाई जाती है? ये इस पैसे का तो खेल है। ज़्यादा बना दिए और इस तरह से बना दिए कि उत्पादन ना हो तो महंगाई आ जाएगी। लोन देना बंद कर दिया और पुराना लोग चुकाते रहते, पुराना तो चुकाते रहते ना, नया देना बंद कर दिया तो क्या होगा? पैसे की मात्रा कम हो जाएगी, देश में गरीबी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। हम सोचते सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही, सरकार का तो खेल है ही नहीं इसमें। सरकार तो तमाशा देखने की एक मशीनरी है, साइड में बैठी है, खेल तो कुछ और लोग खेल रहे हैं। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, अगर इसको समझे बिना हम इनसे लड़ाई लड़ने चलेंगे तो मुझे लग रहा है हार के सिवा कुछ और मिलेगा नहीं। एक बार एक व्यक्ति चेस सीखना चाहता था, एक चेस गुरु के पास गया, बोला गुरुजी चेस सिखा दो, मुझे चेस खेलना है। बोला भाई देख, चेस और राजनीति एक जैसी चीजें हैं, जिसको चेस आ गया उसको राजनीति आ गई, जिसको राजनीति आ गई वो चेस खेलना सीख जाएगा। नियम एक जैसे हैं, नियम सीख ले। बोला कौन से नियम? बोला सबसे पहले तो संयम रख। अगर संयम नहीं है तेरे में तो ना तो चेस खेल पाएगा ना राजनीति। अभी से छोड़ दे, तू चाहेगा अब भी कर दूं, बस अब भी कर दूं, तो जिसको ये लगता है ना अब भी कर दूं, वो नहीं खेल पाएगा इस खेल को, वो हारेगा। बोला जी कोशिश करूंगा, संयम रखूंगा, ये तो करूंगा मैं, बताओ अगली। बोला दूसरा सही समय की सही जानकारी। सही समय की सही जानकारी का मतलब? बोला भाई कहाँ खड़ा है, तेरे प्यादे कहाँ पे रखे हुए, क्या चल रहा है, तेरी क्या स्थिति है। अगर तुझे ये जानकारी नहीं है और तू कहेगा मैं तो बस इसके राजा को मार दूंगा, तो तेरे से मूर्ख आदमी नहीं। तो भाई ये स्थिति क्या है, अगर परिस्थिति को समझे बिना लड़ाई लड़ने गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम हारे जाएंगे और क्या है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं हमें मरने का डर नहीं है। सवाल मरने का नहीं, हार तो जाओगे, हारने का तो डर होना चाहिए, क्योंकि हम हारे तो अगली पीढ़ी हारी। सवाल मरने का डर का नहीं है, सवाल हारने का डर का है। और हारने का डर इसलिए अपने लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए। हम हारे तो अगली पीढ़ी कैसे खड़ी होगी? आखिरी पीढ़ी है जो लड़ाई हो सकती है, इससे आगे इन्होंने तैयारी कर रखी हो, तैयारी में मैं बताऊंगा। तीसरी बात उसने कहा भाई तीसरा नियम क्या है? 4 नियम बताए थे उसने, तीसरा नियम बताओ गुरुजी। बोला भाई अपने दुश्मन की और अपनी पूरी जानकारी होना। बोला जी इसका क्या मतलब है? बोला इसका ये मतलब है कि तुम क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, कैसे संगठित होते हो, कैसे टूट जाते हो। पूरा दिन करके बैठे हैं, रिसर्चर बैठा रखे हैं हजारों, उनको पता है भारत के लोगों को कैसे तोड़ना है। अगर वो 4 लोग इकट्ठे हो जाए तो कैसे उनको तोड़ के अलग कर देना है। उनको आपकी सब बातें पता है, आपकी सारी कमजोरी पता है। उनको भारत की नस्ल की कमजोरी पता है कि ये नस्ल कैसे गुलामी स्वीकार करेगी। रिसर्च करवा के बैठे हैं और पूरी मानसिक गुलामी आपके अंदर फैला रखी है उसी रिसर्च के आधार पर। तोड़ के आज खड़ा कर रखा समाज को। आज आप संगठित होने चले जाओ, तुरंत कहेंगे भाई ये तो हिंदूवादी संगठन है, मुसलमानों को जोड़ दोगे हिंदू विरोधी संगठन है ना, कुछ और लोग जुड़ गए ये तो दलित विरोधी है। लोग बैठा रखे हैं, सबको जोड़ दोगे अरे ये तो रिजर्वेशन वाले हैं, ये तो हमारी नौकरी छीन लेंगे। बात फैलानी इनको, बाकी लोग सोचेंगे हाँ भाई हमारे विरोधी है। बस इनको आपको लोगों के विरोधी घोषित करना है, इनको पता है कैसे करना है। इन्होंने पूरी रिसर्च करा रखी है। लेकिन इनके बारे में आप क्या जानते हैं? भाई दुश्मन आपके बारे में सब कुछ जानता है, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या सोचते हो। दुश्मन का आपको नाम ही ना पता, लड़ने चल पड़े हवा में। यानी आंख पे पट्टी बांध के और रोशनी में दुश्मन है, आपकी आंख पे पट्टी है और आप सोचोगे तलवार से हरा दूं। भाई दुश्मन को पता है आप क्या कर रहे हो, कहाँ तलवार चल रही है, और आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो सबसे पहले जान लो। और चौथी बात उसने कहा हर संभव बलिदान देने के लिए तैयार रहना।
अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े कि यहाँ पे अपना जो सिपाही है ये मरवाना है, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और अपना सिपाही नहीं, त्याग स्वयं से शुरू होता है। तो जो लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, निकलना पड़ेगा, त्याग शुरू करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मरना पड़ेगा, ये लड़ाई जीने की है, मरना नहीं है। इसलिए रणनीति बनेगी तो जीने की बनेगी, किसी के मरने खपने की नहीं बनेगी। तो इनकी पूरी रणनीति समझ के रणनीति बनेगी, हवा में नहीं बनेगी रणनीति। इनको जान के ये कैसे सोचते हैं, इनके क्या तरीके हैं काम करने के, वो जानना पड़ेगा। तो ये जो पूरी व्यवस्था, अगर हम परिवर्तन की बात करें, तो इन्होंने आज के समय में ऐसी व्यवस्था बना दी है कि अगर आप YouTube पे कोई वीडियो डालो, तो ये लोग, पहले तो ये होता था कि ये लोग सुनते थे, कॉल सुनते थे, कॉल रिकॉर्ड करते थे। आज से 40-50 साल पहले जब ये टेलीफोन होते थे ना, तो रिकॉर्ड करते थे, आदमी बैठे होते थे, हाँ भाई ये आदमी कुछ नेता बन रहा है, देख इसके पास किस किस का फ़ोन आ रहा है, अच्छा इस का फ़ोन आ रहा है। तो विनीत नारायण ने 1991 में, ठीक है, ये जो हवाला कांड हुआ, इसको उजागर करना शुरू किया। तो जब उजागर करना शुरू किया 90 के दशक में, देख लो आज से 30 साल हो गए, तो उस टाइम उसका फ़ोन रिकॉर्ड होता था। जिस जिस आदमी के फ़ोन आए उनके पास इन्होंने CBI भेज दी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज दिया। ये विनीत नारायण ने बोला कि भाई मेरे पास मेरे घर वालों के फ़ोन आने बंद हो गए। जो रिश्तेदार थे ना, वे भी कहते थे भाई तेरे पास फ़ोन नहीं करेंगे, फ़ोन करते पता लग जाता है ये फ़ोन कर रहे हैं और हमारे ऊपर यार संकट आ गया। यानी इन्होंने ये फ़ोन करने से पता कर दिया भाई ये आदमी, इसका कौन साथ दे रहा है। आज 30 साल बाद इनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सुनना नहीं पड़ता, आदमी नहीं बैठा रखे इन्होंने, क्या है, कंप्यूटर बैठा रखे हैं। आदमी तो थक जाता है, एक आधी बात छोड़ देता है, गलती कर देता है, कंप्यूटर थोड़ी ना गलती कर देगा। कंप्यूटर तो सुनता है आपकी सारी बातें। ये जो फ़ोन है ना, अभी चल रहा है, अभी बंद हमने रखा ना, अभी भी सुन रहे हैं बातें, सारी बातें उन तक पहुंच रही हैं और सारी बातें एनालाइज हो रही हैं। सिर्फ ये नहीं कि रिकॉर्डिंग में पड़ेगी, कोई आदमी सुनेगा, कंप्यूटर सुन के समझ रहा है उसको कि ये लोग जुड़े हैं, यहाँ इतने के लोग बैठे हैं। इन्होंने सॉफ्टवेयर बना रखा है कि सिर्फ फ़ोन कॉल से 93% एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं कहाँ कितनी भीड़ जमा होगी। मतलब कि आदमी बैठाने की जरूरत ना है, वो बता देते जी 2000 लोग आएंगे, फ़ोन में बता रखा है, कंप्यूटर ने बता दिया 2000 लोग आएंगे। आदमी, अब इनके इंटेलिजेंस वाले, ये तो काम के लिए, चलो भाई गलती हो जाए तो बैठ लो तुम, जैसे होता ना, चल तुम भी कर लो, थारी भी सुन लेंगे, लेकिन सुनते कंप्यूटर है। और आने वाले समय में तो इतनी ताकतवर व्यवस्था बनने वाली है कि आप अगर इनके विरुद्ध में कुछ भी बोलेंगे तो ये पूरा दबा देंगे। अब YouTube का ही देख लो, हमारी एक वीडियो थी 4 साल पहले डाली, 1.25 करोड़ से ज़्यादा उसके व्यूज़ हो गए, 1.25 करोड़ से ज़्यादा, और लाखों सब्सक्राइबर हो गए। हमने इनके विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया, इन्होंने कंप्यूटर में पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, तो ये बात बोल रहे हैं। अब उस पर 5000, 7000, 10,000, बहुत ज़्यादा करो तो 20,000 व्यूज़ आ जाते हैं। देते ही नहीं व्यूज़, लोगों को दिखाते ही नहीं है। इनको पता क्यों दिखानी है, लोगों को दिखाएंगे, लोग जुड़ेंगे, ताकत बढ़ेगी, क्यों बढ़ानी ताकत। इन्होंने बीच में काम किया कि चैनल ब्लॉक करने स्टार्ट कर दिए। इन्होंने देखा यार चैनल ब्लॉक करते हैं तो कोई केस कर देता है, कोई कहता है मेरा चैनल ब्लॉक हो गया, ऐसा लगता है जैसे कि भाई जानबूझ के किया है। इन्होंने कहा कि हम चैनल को, एक वर्ड आता है डाउन प्ले कर देते हैं कि दिखाएंगे नहीं, चैनल रखे रहो लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं। तो उसमें क्या है कि इन पे कोई आरोप भी नहीं लगा सकता कि भाई मेरा तो ऐसे ये कर दिया, और आदमी भी खुद भी बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट हो गई है कि अब रोबोट्स आने लगे, रोबोट्स, वो अपने आप काम करेंगे। रोबोट ही गाड़ी चला रही है, रोबोट ही खेती कर रहा है, रोबोट ही सैनिक है, गोली भी रोबोट मारेगा। तो एक बात बताओ आप क्या करोगे। वो एक मुन्ना भाई MBBS का डायलॉग है, वो कहता है कि भाई चलो गांव चलेंगे, खेती करेंगे, हल चलाएंगे। तो कहता है भाई हम हल चलाएंगे तो बैल क्या करेगा। वही बात है कि भाई अगर रोबोट ही गोली मारेंगे तो सैनिक क्या करेंगे, इनको तो घर बैठाएंगे, और जब घर बैठाएंगे फरीकी खाएंगे तो फरीकी क्यों खिलानी है भाई। तो अब ये सोचो कि अब इनको तो रणनीति बना के बैठे हैं कि कम करना है आपको। तो जब आपको कम करना है
तो क्या हमारी कुछ रणनीति होगी कि ना होगी? जो जीवन का उद्देश्य भगवान ने दिया ना, आप सोच के देखो, एक ऐसी चीज जो लगभग हर आदमी के अंदर होता है भाई, काम भाव। भगवान ने जो काम दिया, कामना, वो क्यों दी? प्रधान कामना जिसको बोलते हैं, वो इसलिए कि अपना वंश आगे बढ़े। भगवान ने व्यवस्था बना के भेजी कि कोई ऐसा ना करे कि यार मेरा मन ना करा बच्चे पैदा करने का, छोड़। उसने आदमी के अंदर वो कमजोरी नहीं है, वो भगवान की व्यवस्था है कि करे ही करे ताकि वंश आगे बढ़े। तो जीवन का जो उद्देश्य है वो एक उद्देश्य सबसे पहला है, पहला अपना वंश आगे बढ़ाओ और उसकी रक्षा करो। उसने माँ के अंदर ममता दी ताकि बच्चा भूखा ना मर जाए। पूरी व्यवस्था इसलिए कि वंश आगे बढ़े। तो जब आज ऐसी स्थिति है तो क्या भगवान हमारे अंदर वो चेतना पैदा नहीं करेगा? और क्या हमें अपना वंश, मतलब ये पूरा भारत का समझो या दुनिया का समझो भाई, जो सही लोग हैं उनको बचाने के लिए क्या हमें अपने आप को कुर्बान नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो भाई तैयार रहना चाहिए। तो सवाल सिर्फ इतना है कि इन लोगों की पूरी तैयारी है और हमारी कितनी है? और हमारी जितनी भी तैयारी है, हम एक तो बोलते बहुत ज़्यादा है। मैंने एक बात देखी है, 10-12 साल से अनुभव करता हूँ, आदमी के पास ताकत कम होती है, बोलता ज़्यादा है। तो भाई बहुत मत बोला करो, या आपस में बैठो तो कम से कम वहाँ ही सच बता दो कि भाई ताकत तो इतनी तो नहीं है भाई, लाख लोग जुटा दें। कहने में आते हैं कि लाख लोग साथ चलते हैं, कहने की बात अलग है। तो भाई जहाँ कमजोरी हो वहाँ आप साथियों में तो बताओ, उनको तो पता है। ऐसा नहीं कि उन तक बात पहुँच जाएगी, उनको तो पता है। आपस में ही पहुँचा लो कि भाई अभी ताकत है नहीं, बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे बात हो सकती है, क्या करेंगे बात हो सकती है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ सबसे कि भाई पूरी तैयारी करो। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई दिमाग की लड़ाई है। और ये लड़ाई जो है, उनके पास दिमाग अब लड़ाने के लिए कंप्यूटर बैठे हैं। पूरी व्यवस्था, सारी चीज कंप्यूटर करेगा, सारी चीज, घर बनाने से लेके, खेती से लेकर सब कुछ। और दुनिया का भविष्य जितना अंधकार में दिखता है उतना ही सुनहरा सोच लो। अगर कंप्यूटर सारा काम करेगा तो आदमी तो फ्री में खाएगा भाई, दिक्कत ही क्या है? मौज कटेगी, आने वाली पीढ़ियों की, हमारी सबकी मौज है भाई। अपने आप करेगा ना, अपने आप खेती होगी, आराम से बैठ के खाओ पियो और भाई बैठो और मीटिंग करो, रोका पियो, जो भी जो परंपरा है अपनी निभाओ, प्यार से जियो। दो रास्ते निकलते हैं, वो निर्णय पे है। एक, मशीनों की गुलामी करेंगे, मशीन हमारे ऊपर होंगी और उसके ऊपर होंगे दुनिया के कुछ लोग। दूसरा है, ये मशीनें हमारी गुलामी करेंगी और हम सब दुनिया के लोग इनके ऊपर बैठ के और प्यार से जिएंगे। दुनिया एक बेहतरीन दुनिया होगी जीने के लिए। तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा इनकी बैंकिंग व्यवस्था क्या है, इनकी शासन व्यवस्था क्या है, कैसे चलती है, और इनकी मानसिक गुलामी की व्यवस्था क्या है। कहाँ कहाँ इन्होंने जानबूझ के झूठ फैला रखे हैं, कहाँ कहाँ इन लोगों ने अपने लोगों को स्थापित कर रखा है, कैसे भारत को बांट रखा है, कैसे जाति धर्म या इसके नाम पर लोगों को बांट रखा है। तो कैसे संगठित किया जाए, इसकी योजना बननी चाहिए। तो बस मैं इतना ही बोलूँगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और आपसे आशा करता हूँ कि मिलके एक लड़ाई जरूर लड़ेंगे। नमस्कार। ये जो रवि भाई ने बताया आपको, कौन सा बड़ा? अच्छा, ये ऑफ है। ये जो रवि भाई ने आपको बताया ना कि बैंकिंग की जो व्यवस्था है और जो पैसे का खेल है, इसके बारे में कि आज के दौर में ये सब आएगा, आपको ये ई सुई लगाई जाएगी, आपके शरीर में ये सब कुछ होगा, ये सब 2016 में वीडियो में बोला था रवि भाई ने। मैंने एक वीडियो सुनी थी इनकी, पुराना कोई किसी स्टेज पे खड़े होकर के ये भाषण दे रहे थे, तब इन्होंने ये कहा था कि आज से 5-6 साल बाद 2020-21 के आसपास एक वायरस लाया जाएगा और ऐसे ऐसे करके खेल होगा। आप सोचिए कि कितना पहले रवि को मालूम होगा। उस टाइम पे रवि भाई आईआईटी में पढ़ा करते थे, आईआईटी के ग्रेजुएट हैं ये। तो आप समझ सकते हैं कि उस चीज को समझने के लिए इन्होंने उस टाइम पे ये किताब लिखी थी, बैंकों का मायाजाल। आप में से पढ़ी है किसी ने? बहुत से लोगों ने पढ़ी है। अगर आपने बैंकों का मायाजाल पढ़ ली है
तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये व्यवस्था हमें कहां लेकर के जा रही है। जो कल हम बात कर रहे थे कि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, कल भी सिर्फ लास्ट में एक ही चीज के ऊपर दबाव डाला गया था कि पहले समझिए लड़ाई किससे है, पहले समझिए व्यवस्था क्या करने वाले हैं, और फिर समझ में आ जाएगा कि उससे बचने का, उसके खिलाफ आंदोलन करने का रास्ता कहां से निकल के कहां तक जाता है। तो ये किताब मैं आपको रिकमेंड करूंगा। रवि भाई को सोच रहा था कि वो खुद ही बता देते, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मैं बता देता हूं कि ये आप खरीदिए, मात्र 100 रुपए की किताब है। ये 100 की होगी ना रवि भाई? पढ़ने में वैसे फ्री है। अब पढ़ने में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पीडीएफ भेज देंगे अगर आपने पढ़नी है, और अगर आसपास पढ़ानी है तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। तो ये रिकमेंड है मेरी तरफ से। जी सचिन भाई कैरी करिए आप स्टेज, मैं जस्ट बीच में वैसे ले ले रहा हूँ, बस रोक दे, इसमें रोक दे, अगला वक्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चेक भी कर लेगा, दया भी नहीं गई कम शब्दों में बहुत पूर्ण ज्ञान